डेट है आज की 17 अप्रैल 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला टॉप न्यूज़ का आर्टिकल है, काम का नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिक्स दे रखी है, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये काम की है नहीं चीज़ें, तो इसे हम डिस्कस करेंगे नहीं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है कैंसर केयर के बारे में, नेक्स्ट कार 19 के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे हम जरूर देखेंगे। तो वो सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि IIT बॉम्बे के द्वारा एक टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है। टेक्नोलॉजी किससे संबंधित होगी? ये कैंसर के केयर से संबंधित होगी। जो कैंसर के पेशेंट होते हैं ना, कैंसर के रोगी होते हैं, उनको ठीक करने के लिए ये एक टेक्नोलॉजी बना रहा है, एक थेरेपी बना रहा है। ये कैसे काम करेगी? देखो, ये सबसे पहले इस थेरेपी का नाम है कार टी सेल थेरेपी। ठीक है, इसे नेक्स्ट कार 19 भी कहा जाता है और कार टी सेल थेरेपी भी कहा जाता है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ये है क्या, बना कौन रहा है? IIT बॉम्बे के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। कौन सी थेरेपी है? कार टी सेल थेरेपी है। अब कार टी सेल थेरेपी होता है क्या है, इसको जानने से पहले हम जान लेंगे टी सेल के बारे में। टी सेल क्या होता है? टी सेल जो हमारे वाइट ब्लड सेल होते हैं ना, उसी का एक ग्रुप है, उसी के अंदर होते हैं टी सेल। अब कोई भी ह्यूमन बॉडी होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं। ये सेल होते हैं वो एंटीबॉडी का काम करते हैं, शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं और बाहर से भी जो भी एंटीजन वगैरह जाते हैं उनको मारने का काम करते हैं। तो कौन कौन प्रकार से होते हैं? जैसे कि टी सेल प्रकार का होता है, बी है, आर है, ये ऐसे अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं जो कि एंटीजन को मारने का काम करते हैं। अब जैसे कि कोई भी एंटीजन, यानी एंटीजन का मतलब क्या होता है? बाहर से कोई भी बीमारी पहुंचाने वाला, ठीक है, वायरस हो, कोई भी हो, जीवाणु वगैरह, वो शरीर में एंट्री किया, ठीक है, ये एंटीजन है, शरीर में एंट्री किया। एक बार अगर वैसे ही जाएगा तो नुकसान करेगा, बट ये है ना, यहाँ पे हमारी जो एंटीबॉडी इसको पहचानेगी। आर है, वो याद रखेगा कि ये चीज़ है क्या, इसकी पहचान करेगा। ये यहाँ पे गया, आर इसको पहचानेगा, अरे यार ये तो कोई बाहर से आया, हमारे शरीर का है नहीं, इसे मारना पड़ेगा, नहीं तो हमारे शरीर को करेगा नुकसान। मतलब ये विलन गया है अंदर, अब ये आर इसकी पहचान करेगा, ये विलन है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसको मारना है। तो ये क्या करेगा? ये बी को बोलेगा, तू है ना अपने यहाँ पर एंटीबॉडी बनाओ, यानी कि अपने आदमी तैयार कर। तो ये क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा। और ये एंटीबॉडी बना के किसको बोलेगा? टी को बोलेगा कि टी भाई हमने एंटीबॉडी बना दी, अब तू उसको मार दे। तो ये क्या करेगा? बाहर से जो एंटीजन आया था उसे मारने का काम करेगा, यानी टी उसको मारेगा, बी एंटीजन बनाएगा, सॉरी एंटीबॉडी बनाएगा, और आर है उसको रिमेंबर याद रखेगा। इस प्रकार से ये काम करता है। तो टी सेल की भूमिका बहुत ज़्यादा है। ये पहले तो मारता है, फिर बी को बोलता है कि तू नई नई एंटीबॉडी बना, और फिर आर को बोलता है तू याद रख। तो टी की भूमिका बहुत ज़्यादा है। ये वाइट ब्लड सेल में होता है, तो ये काम करता है टी। अब आपको पता चल गया कि टी काम क्या होता है? मारने का काम करता है, कोई भी एंटीबॉडी आता है। लेकिन ये आएगा, एंटीजन आएगा तभी मारने का काम करेगा ना। अगर एंटीजन आएगा नहीं तो ये मारेगा किसको? तो अगर नहीं आएगा तो बीमारी नहीं पड़ेगी। बट अचानक ऐसी कैंसर जैसा कोई आ जाता है, फिर तो उसको मार ही नहीं पाएगा। कैंसर तो बहुत हावी है, वो अब आपकी पूरे सिस्टम को ही खत्म कर देगी, फिर आप मार नहीं पाओगे। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए पहले से ही एंटीबॉडी बनाई जाएगी, पहले से बाहर से बना के रख दी जाएगी, ताकि हमारे जो शरीर की एंटीबॉडी है वो पहले से बनी हुई हो। जब भी कैंसर का कोई वाहक आएगा उसको आते ही खत्म कर दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? इसको जो ये टी सेल है ना, इसको शरीर के जो ब्लड होता है उससे बाहर निकाला जाएगा। इस तकनीकी इसमें ये किया जाएगा, IIT बॉम्बे के द्वारा ये किया जा रहा है कि जो टी सेल है उसको शरीर से बाहर निकाला जाएगा ब्लड के थ्रू। फिर इसको क्या किया जाएगा? इसको ले जाया जाएगा लैब में, ले जाएगा। ये टी सेल गया लैब में। अब लैब में ले जाके क्या किया जाएगा? लैब में इसके साथ में एक होता है एंजाइम। कौन सा एंटीजन होता है? एंटीजन का नाम है काइमेरिक, ये CAR बोल रहे हैं बार बार। CAR क्या होता है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ठीक है, CAR का फुल फॉर्म यही है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर होगा, उसको टी सेल के साथ में डाला जाएगा। अब ये एंटीजन पहले से डाल दिया गया है, काइमेरिक एंटीजन जो रिसेप्टर है उसको पहले से टी सेल के साथ मिला दिया है। अब ये जो टी सेल बन गया ना, ये जो रिसेप्टर वाला जिसमें CAR डाल दिया गया, इसको वापस ह्यूमन बॉडी जो मानव शरीर है उसमें डाला जाएगा। अब ये कैसे डाला जाता है? इसमें एक वाहक का यूज किया जाता है जिसका नाम है लेंटीवायरल वेक्टर। ये जो वेक्टर है इसके थ्रू शरीर में डाला जाता है कीमोथेरेपी का यूज करके। मतलब कीमोथेरेपी के माध्यम से ये टी सेल है उसको शरीर में डाला जा रहा है। ठीक है, अब डाल गया, अब जो टी सेल है शरीर में आ गया। अब ये क्या करेगा? इसके साथ में क्या है? इसके साथ में कार है। कार मतलब वो जो एंटीजन है वो साथ में। अब यहाँ पे गया, अब आर है वो पहचान करेगी कि इसके साथ में, हमारे साथ में जो टी आया ना, इसके साथ में कोई नए दुश्मन को भी लेके आए, तो इसके खिलाफ है वो एंटीबॉडी बना दो। तो ये एंटीबॉडी बनाएगा, इसको जो कार था इसको मार डालेगा और भविष्य के लिए तैयार भी रखेगा। जब नेक्स्ट टाइम में कैंसर का जो भी आएगी बीमारी तो वो आते ही खत्म कर दी जाएगी। तो ये पूरा इस प्रकार से काम करेगा। तो आपको पता चल गया टी सेल क्या करता है? टी सेल टॉक्सिक को मारने का काम करता है। फिर उसको बी सेल को बोलता है तू नए और बना, और एक्टिवली काम करता है। और इस प्रकार के जो आ रहे हैं नए उनको ब्लॉक भी करता है, जो भी एंटीजन आते हैं उनको ब्लॉक करने का भी काम करता है। ये इसके बारे में होगा। फिर ये पूरा प्रक्रिया किस प्रकार से काम करती है? ये जो टी सेल है ये वाइट ब्लड सेल है, रक्त जो सेल कणिका है,
वो है। और फिर जो भी इसमें था ना, इसको शरीर से बाहर निकाला जाता था, फिर उसको लैब में तैयार किया जाता था, उसमें कार मिलाया जाता था, फिर वापस ह्यूमन बॉडी में डाला जाता था। ये सारा हमने देख लिया। पूरा काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर है नामक प्रोटीन है, उसमें डाला जाता है, फिर वापस ह्यूमन बॉडी में जाता है। जब भी नेक्स्ट टाइम कोशिका आती है, कैंसर आता है, उसे ठीक करने का काम किया जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस चलता है। बट अब है ना, एक चीज़ याद रखना कि एक अथॉरिटी होती है। पहले बात कर लेते हैं यूएस में भी अभी तक एक और टेक्नोलॉजी है। तो यूएस में कार 19 की टेक्नोलॉजी, उससे हमारा जो नेक्स्ट कार 19 की टेक्नोलॉजी है वो अलग कैसे। सबसे पहले नेक्स्ट कार 90 है, उसे भारत के द्वारा आईआईटी बॉम्बे में बनाया जा रहा है, और कार 90 है वो यूएस की टेक्नोलॉजी है। कार 90 जो यूएस की टेक्नोलॉजी, उसमें चूहे की जो एंटीजन है उसका यूज़ किया जाता है, चूहे की जो एंटीबॉडी वगैरह थी उसका यूज़ किया जाता था, मतलब चूहे की प्रोटीन का यूज़ किया जाता था। बट हमारा जो कार नेक्स्ट 90 है ना, उसमें ह्यूमन प्लस माउस, मतलब मानव और चूहे दोनों की जो एंटीबॉडी है उनको मिक्स किया जाएगा। ये देखो यहाँ पर चूहे की एंटीबॉडी के टुकड़े का यूज़ किया जाता था, बट जो कार 19 जो हमारी है भारत की, उसमें मानव की प्रोटीन और जो चूहे की प्रोटीन, उन दोनों को मिलाया जाएगा। अब इन दोनों को मिलाने का फ़ायदा क्या है, तो अत्यधिक मानव की तरह बिहेव करेगा। उसको पता है कि मानव में किस प्रकार से रिएक्ट करता है, इसलिए ये ज़्यादा सेफ है, सिक्योर है। अब इसको जो FDA होता है उसके तो अप्रूवल मिल गया, मतलब 6 प्रकार के जो कार TCL हैं उनको अप्रूवल मिल चुका है, बाकी को अभी भी मिलना बाकी है। अब ये किस किस पे लागू होगा, ये सारे नाम दे रखे हैं, इनको ठीक करने में इसका यूज़ किया जाएगा। इसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज़्यादा नाम है, इतना डिटेल में आपको याद रहेगा नहीं। इसके बारे में कॉमन सा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आ सकता है, सबसे पहले नेक्स्ट कार 19 किससे संबंधित है, क्या काम करता है, तो कैंसर की देखभाल करने के लिए, कैंसर को ठीक करने के लिए एक थेरेपी है। क्या किया जाएगा, शरीर के बाहर ले जाके वापस इसमें डाला जाता है। कार के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसने बनाया वो पता होना चाहिए, और यूएसए किस प्रकार से अलग है उसमें वो पता होना चाहिए, किसका प्रोटीन यूज़ किया गया, मानव का प्रोटीन यूज़ किया गया है, इसमें ये पता होना चाहिए। तो थोड़ी बहुत बातें पता है तो यूपीएससी में आपका, यूपीएससी में ना साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं और कुछ बहुत टफ आते हैं। तो टफ आते हैं वो तो आपसे सॉल्व होने, किसी से भी सॉल्व नहीं होने। ईजी और मीडियम क्वेश्चन होते हैं, उस पर फोकस करना कि ये हमारे हाथ से नहीं जाने चाहिए, तो वो वैसे उसको फोकस करोगे तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो किससे संबंधित है, PMLA एक्ट से संबंधित है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का है, उससे संबंधित है। तो क्यों न्यूज़ में इसीलिए है, जो PMLA एक्ट है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, उसके तहत न्यायिक प्राधिकरण का मतलब होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी होती है ना, इसने एक राजनीतिक दल द्वारा प्रचलित था, मतलब कोई भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो नेशनल हेराल्ड को अखबार जो छापती थी, ठीक है, हम उसके बारे में नहीं देखेंगे राजनीतिक पार्टी वगैरह। तो उसके पैसे है, वो जो संपत्ति थी उसको जब्त कर लिया गया। मतलब ये जो नेशनल हेराल्ड थी उसकी जो एक संपत्ति थी 751 करोड़ की, उसे जब्त कर लिया गया है। तो ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बात है PMLA एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, धन शोधन निवारण अधिनियम है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले इसे 2002 में लाया गया था। क्यों लाया गया था, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, पैसे का जो ब्लैक है उसको वाइट करना। कोई भी संपत्ति, किसी आदमी के पास पैसे अनलिमिटेड पड़े तो वो क्या ब्लैक से वाइट करने के लिए, ऐसे ब्लैक पैसे तो वो यूज़ कर नहीं पाएगा, तो उसको क्या वाइट करने का प्रयास करता। अब कैसे प्रयास करता वाइट करने का, जैसे कि उसने कोई संपत्ति खरीदी, माना कि उसने कोई बिल्डिंग खरीदी है, उसमें खर्चा आया 100 रुपये, तो वो क्या दिखा देगा, इसमें 10,000 का खर्चा है। इस प्रकार से वो वाइट कर सकता है। तो ये जो संपत्ति है इसका यूज़ करके इसने जो पैसे थे उसको ब्लैक से वाइट किया है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब गवर्नमेंट को पता चल गया तो गवर्नमेंट अथॉरिटी भेजेगी और ये संपत्ति है उसको जब्त कर लेगी। अब इसको संपत्ति को किसके द्वारा, ईडी के द्वारा जब्त कर लिया गया। अब 180 दिन का टाइम है ईडी के पास में। ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, यानी प्रवर्तन निदेशालय, उसके पास में ये जो मतलब गवर्नमेंट है वो एजुकेटिंग जो अथॉरिटी है, न्यायिक प्राधिकरण, इसको भेजेगी और इसको जो संपत्ति थी जिसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी उसको 180 दिन के पास, इनके पास में जो भी अथॉरिटी है उसके पास में 180 दिन का टारगेट है कि 180 दिन के भीतर पता करो और मतलब सिद्ध कर दो ये जो संपत्ति है यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, मतलब इस संपत्ति के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। अगर इससे साबित हो जाता है कि इस संपत्ति के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी तो ये संपत्ति चली जाएगी गवर्नमेंट के पास में, ईडी के पास में। तो इस संपत्ति के साथ में अब क्या होगा, अब गवर्नमेंट है, ईडी है, गवर्नमेंट या ईडी कोई भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है वो संपत्ति को बेच सकती है, कुछ भी इसके साथ कर सकती है। इस पे अब मालिक का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अगर इस संपत्ति को साबित नहीं हो पाता कि इससे साथ मनी लॉन्ड्रिंग हुआ था तो ये संपत्ति वापस मालिक के पास में चली जाएगी। अब ये जो 180 दिन की अवधि है, इस दौरान जो मालिक है इस संपत्ति का यूज भी कर सकता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर रह सकता है, ज़्यादातर यूज में थोड़ा बहुत यूज़ किया जा सकता है, ऐसे नहीं कि वहाँ पे आके रहेगा, वो नहीं, तो नॉर्मल यूज़ किया जा सकता है। तो ये पूरा सिस्टम काम करता है, यानी कि इसकी जो PMLA की धारा 5 है इसके तहत कोई भी संपत्ति अगर उसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है
तो उस संपत्ति को अटैच किया जा सकता है। गवर्नमेंट उसके पास में लगी, फिर गवर्नमेंट के पास में टाइम रहेगा 180 दिन का। 180 दिन के भीतर जो भी अधिकरण से संबंधित था वो इसको पुष्टि करनी होगी, ये इस संपत्ति के माध्यम से हुआ था, उसको सिद्ध करना होगा। अगर सिद्ध हो जाती है तो फिर उसको गवर्नमेंट के पास भेज दिया जाएगा और गवर्नमेंट उसको बेच भी सकती है, कुछ भी कर सकती है उसके माध्यम से। अब एक बार संपत्ति हो गई अद में तो ये ईडी के पास में चली जाएगी और ईडी है उसके खिलाफ मामला दर्ज करेगा और संपत्ति का मालिक है वो ईडी बन जाएगा, इनडायरेक्टली भारत सरकार बन जाएगी। फिर ये क्या किस प्रकार से काम करती है, वो उसको बेच भी सकते हैं, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब ये जो फैसला सुना दिया गया है किसके द्वारा, ये जो भी अथॉरिटी थी उसने ये फैसला सुना दिया 180 दिन के भीतर जो भी दोषी था क्या इसके ऊपर कहीं जा सकता है, मतलब उसके अपील करने के लिए क्या जा सकता है। तो एक अपीलेट ट्रिब्यूनल होती है, मतलब अपीलीय प्राधिकरण होता है, वो वहाँ पे जा सकता है। जो किसी अपराधी को लगता है, मतलब दोषी को लगता है कि हमारी संपत्ति है उसको अटैच कर लिया गया बट वो इलीगल है, वो गलत है, उसको अपील करना है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी उसको अगर नहीं मिलता है न्याय तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जा सकता है, सीधे हाई कोर्ट नहीं जा सकता, पहले उसको अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना होगा, बाद में वो हाई कोर्ट जा सकता है। उसको 45 दिनों के भीतर अपील करनी पड़ेगी, मतलब उसको सुनवाई हो गई है, ठीक है, तो 45 दिनों के भीतर उसे अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना होगा और 45 दिनों के बाद में उसके बाद में वो हाई कोर्ट जा सकता है। इस प्रकार का ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके तहत क्या होता है, इसके तहत संपत्ति जब्त की जाती है, विदेशी जो भी मनी वगैरह आते हैं उसको भी मैनेज किया जा सकता है। इसके तहत अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी जो किसी की संपत्ति को जब्त कर सकती है अगर उसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो, मतलब धन का शोधन हुआ है तो। बाद में अगर वो संपत्ति लगता है 180 के दिनों के भीतर उस अथॉरिटी को साबित करना होगा कि ये जो संपत्ति थी ये इसके माध्यम से धन का शोधन हुआ था, यानी मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। अगर ऐसा सिद्ध कर देती है तो ये संपत्ति है वो ईडी के पास आ जाएगी, फिर ईडी से इस पे संपत्ति को बेच भी सकती है और कुछ भी कर सकती है इसके साथ में। और उस व्यक्ति के पास में टाइम होगा 45 दिन का, 45 दिन के भीतर वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है और उसके ऊपर सीधा हाईकोर्ट में जा सकता है। इस प्रकार का पूरा प्रोसेस काम करता है। तो ये प्रोसेस तो हमने समझ लिया इसके बारे में। अब ईडी के बारे में बात कर लेते हैं। ईडी है ना, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसमें अलग अलग चीज़ों पर काम किया जाता है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है, जो फॉरेन मुद्रा है ना, मतलब विदेशी मुद्रा, उस पर भी अगर उसका उल्लंघन होता है, फॉरेन एक्सचेंज है, तो उसके मामले में भी जांच कर सकती है। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वित्त मंत्रालय में एक डिपार्टमेंट होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके तहत ये कार्य करती है। मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऊपर वित्त मंत्रालय, इन दोनों के अंतर्गत कार्य करती है, जो कि भारत सरकार का पार्ट है। अब ईडी है, उसको जो उसके डायरेक्टर होते हैं, मतलब उसके जो निदेशक होते हैं, उसकी नियुक्ति कैसे होती है। इसकी नियुक्ति के लिए एक कमेटी होती है। इस कमेटी कैसे काम करती है, ये दिया गया है सीवीसी एक्ट, यानी कि कौन सा एक्ट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। ये जो सीवीसी एक्ट 2003 का, इसके तहत पूरा प्रोसेस दे रखा है कि इसकी अपॉइंटमेंट कैसी होगी। तो ये प्रवर्तन निदेशालय है, इसकी जो निदेशक है उसकी अपॉइंटमेंट है, उसके लिए कमेटी होगी। इस कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे, एक तो सीवीसी के अध्यक्ष होंगे, फिर अलग अलग डिपार्टमेंटों के कुछ मिनिस्टर वगैरह, सॉरी कोई अध्यक्ष वगैरह होंगे, वो सारे मिलकर इसकी अपॉइंटमेंट के लिए सिफारिश करेंगे। बाद में भारत सरकार के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट कर दी जाएगी। इनका कार्यकाल तो 2 से 3 वर्ष का होता है, उस हिसाब से कार्य करते हैं। फिर ये कौन कौन से एक्ट के थ्रू कार्य करते हैं, कौन कौन से जो अधिनियम है उनके तहत कार्य करते हैं। तो पहला तो पीएमएलए, उसके तहत ये कार्य करता है ईडी। उसके बाद में जो फेमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज जो एक्ट है ना, ये रहा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट 1990 का, उसके तहत ये कार्य करता है। फिर भगोड़ा आर्थिक अधिनियम है, उसके तहत ये कार्य करता है। इकोनॉमिक ऑफेंडर्सन एक्ट, उसके तहत ये कार्य करता है। फिर फेरा एक्ट है, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, उसके तहत कार्य करता है। कोफे पोसा है, उसके तहत कार्य करता है। इस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से अधिनियम के तहत ये कार्य करता है। तो फेमा है, ठीक है, फेरा है, फिर कोफे पोसा है, फिर उसके बाद में हमने देखा था इकोनॉमिक ऑफेंडर है, उसके तहत कार्य करते हैं। ये सारे एक्ट है और पीएमएलए है, इन सारे एक्ट के थ्रू, इस सारे अधिनियम के अंतर्गत ईडी कार्य करता है। तो ये पूरा अधिनियम हमारा एक जो हो गया पीएमएलए से संबंधित हमारा आर्टिकल हो गया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो न्यूटन स्टार के बारे में। सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है कि अभी है ना जो लीगो है, लीगो ने कुछ घोषणा की है, कुछ ऐसी रिसर्च की है। रिसर्च क्या की है उन्होंने, एक स्टार है, मतलब 2 स्टार है, वो आपस में टकराए, ये स्टार है, ये स्टार है, आपस में टकराए। उसके द्वारा क्या हुआ, एक गुरुत्वाकर्षण तरंग यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल वेव है, उसकी उत्पत्ति हुई है। और ये जो वेव उत्पत्ति हुई है इसका नाम इन्होंने दिया है GW 230-529। ये आपको नाम पता होना चाहिए कि GW, G का मतलब तो ग्रेविटेशनल, W का मतलब वेव,
230 529 ये नाम दिया गया, ये किससे संबंधित है? अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि GW 230 529 क्या है, तो ये एक ग्रेविटेशनल वेव है जिसकी जो खोज है LIGO के द्वारा की गई है। अब इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल वेव में क्या होता है, इसमें एक न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, ऐसा स्टार होता है, ये न्यूट्रॉन स्टार ऐसा स्टार होता है। कोई पहले इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, जैसे सन मान लो, सन में बहुत ज़्यादा एनर्जी, एक टाइम के बाद में इसकी एनर्जी खत्म हो गई, इसमें जो लाइट वगैरह होती है वो खत्म हो जाएगी, तो ऐसा जो स्टार बनेगा जिसमें लाइट वगैरह नहीं होगी उसे न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। तो एक न्यूट्रॉन स्टार और दूसरा होता है ऐसा स्टार जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब ऐसा जो पिंड है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये दोनों टकराए, मतलब ये जो अननोन पिंड है और ये न्यूट्रॉन स्टार, ये दोनों आपस में टकराए, तो इनके टकराने के कारण क्या होगा, ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होगी, है ना, गुरुत्वीय तरंगे जनरेट होगी। तो इसको कहा गया है GV 230 529 और इसी की इसने खोज की है, ठीक है, ग्रेविटेशनल तरंगों की। अब हमने बात करी कि रहस्यमय पिंड क्या होता है, मतलब जो एक तो बात कर ली कि न्यूट्रॉन स्टार के बारे में हमने बात ही कर ली, बट जो मिस्ट्री ऑब्जेक्ट है ये क्या होता है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका मास है ना उसके बारे में गैप हो। मास गैप मतलब क्या हो, तो ज़्यादा ना तो भारी है ना हल्का, इसके बीच का हो, तो इसको रहस्यमय पिंड का है, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो ना उसको कहा जाता है रहस्यमय पिंड, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब ये जो गुरुत्वाकर्षण तरंगे होती है, गुरुत्वाकर्षण तरंगे जिसे ग्रेविटेशनल वेव्स भी कहा जाता है, ये कैसे उत्पन्न होती है, ये इसलिए होती है दो ऑब्जेक्ट होते हैं आपस में टकराते हैं उनके कारण ये उत्पन्न हो सकती है, साथ ही साथ इसकी उत्पत्ति हो सकती है, साथ ही साथ ये कैसे हो सकती है, इसके अलावा कहीं बड़े जैसे कि दो प्रकाश तरंगे आपस में टकराई है, ब्लैक होल से आपस में टकराई है, और दो जो स्टार था उसका विस्फोट हो गया है उसके कारण भी हो सकती है, न्यूट्रॉन स्टार थे उनके विस्फोट से भी ये इसकी उत्पत्ति हो सकती है, तो अलग अलग प्रकार से इसकी उत्पत्ति हो सकती है। अब अल्बर्ट आइंस्टीन जी थे ना, इन्होंने भी कुछ घोषणा करी थी, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, सापेक्षता का सिद्धांत, रिलेटिविटी, ठीक है, रिलेटिविटी का इन्होंने सिद्धांत दिया था। ये जो रिलेटिविटी का सिद्धांत था ना, इनमें भी इन्होंने इसके बारे में बात करी थी। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, हमें जो पृथ्वी थी उसकी उत्पत्ति के बारे में पता चलेगा, पृथ्वी का ओरिजिन कैसे होगा था, अर्थ का ओरिजिन कैसे होगा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता चलेगा, और भी कई सारी चीज़ें पता चलेगी। लीगो के बारे में बात करें तो लीगो क्या है, लीगो भारत और अमेरिका की संस्था है, उनके द्वारा एक स्थापित की गई है। ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में से स्थापित की। इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग प्रकार के लगे हुए इंटरफेरेंस, अब इंटरफेरेंस जो होते हैं ना वो पता करते हैं कि ये किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से नहीं कर रहा है, सन के ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलता है, और भी जो भी ग्रेविटेशनल वेव्स है उनके बारे में पता करने का काम करता है। तो लीगो भारत का है, भारत और अमेरिका की हेल्प से इसे स्थापित किया गया है। ये थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो कच्चीपुड़ी के बारे में, न्यूज़ में क्यों है, इंपॉर्टेंट है नहीं, हम बात कर ले कच्चीपुड़ी का। कच्चीपुड़ी भारतीय शास्त्रीय नृत्य होता है उसका एक पार्ट है, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक पार्ट है। आंध्र प्रदेश में कच्चीपुड़ी गांव में इसकी स्थापना हुई थी, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। इसकी विशेषता है, इसमें क्या होता है, डांस होती है, काफ़ी फास्ट होते हैं, मतलब पैर काफ़ी तेज़ इसमें चलाने होते हैं। फिर यहाँ के पैरों के नीचे थालियाँ रखी जाती है, उनके ऊपर डांस करना होता है, ठीक है। तंगरम भी इनकी विशेषता है। तंगरम में क्या होता है, पीतल की थाली होती है, इसको तंगरम कहा जाता है। पीतल की थाली के किनारों पर पैर रख के डांस करना होता है। इसमें दो शैली होती है, एक नृत्य होता है, एक एकल नृत्य होता है। नाटक नृत्य में क्या होता है, बहुत सारे लोग साथ में होता है। एकल नृत्य में एक व्यक्ति नाचता है, एक कोई विशेषज्ञ थे, वैष्णव कवि थे, ठीक है। ये कवि का नाम था सिद्धेंद्र योगी। इन्होंने यक्षगान में जो कच्चीपुड़ी है इनकी कल्पना की थी। यक्षगान है वो कर्नाटक का जो मुख्य नृत्य है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कच्चीपुड़ी के बारे में। कच्चीपुड़ी कहाँ पर है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में खेला जाता है, तो आंध्र प्रदेश का मुख्य त्यौहार है। और यक्षगान है वो कर्नाटक का है। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी की जाती है। इन्होंने कहा है भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 7% रहेगी, तो हमें पता होना चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में और इस रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला फिलीपींस में। सदस्य कितने, 68। भारत इसका मेंबर है। कार्य क्या करती है, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए लोन देने का काम करती है। सबसे बड़ा शेयरधारक कौन है, जापान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। तो एशिया के अलावा भी देश शामिल है, हाँ एशिया के अलावा भी देश शामिल है। और कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, एशिया पैसिफिक ट्रेंड फैसिलिटेशन रिपोर्ट जारी करती है। एशिया बॉन्ड मॉनिटर रिपोर्ट भी जारी इसके द्वारा की जाती है। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में था। नेक्स्ट है डॉक्सिंग के बारे में। डॉक्सिंग क्या होता है, आपके जो भी डेटा वगैरह है ना वो इंटरनेट पे पड़े, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर पड़े।
कोई व्यक्ति आए आपके डेटा को चुरा ले और बाद में आपको परेशान करे कि आपकी कोई प्राइवेट फोटो वगैरह हो, वहाँ से वो हैक करके चुरा ले, किसी भी माध्यम से वो हैक कर ले, या कोई ऐसी वेबसाइट बना दे जिस पे आप क्लिक करो और वो आपके डेटा को चुरा ले, बाद में आपको परेशान करे, तो इसे डॉक्सिंग कहा जाता है। तो डॉक्सिंग टर्म के बारे में आपको पता चल बोलना चाहिए। डॉक्सिंग है डॉक्स बॉक्स से लिएगी, जिसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट। तो ऐसी कोई भी हैकिंग है या कोई डेटाबेस है, उसके सहायता से आपके जो डेटा होता है उसका चोरी कर लिया जाता है, बाद में उसका उपयोग है वो आपको परेशान करने के लिए किया जाता है। इसके लिए जो आपकी साइटें होती हैं सोशल मीडिया की, उसमें सेटिंग वगैरह होती है, उसमें परमिशन नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ में अगर ऐसा हो जाता है तो आपको क्राइम में, साइबर क्राइम में वहाँ पर कंप्लेंट भी करनी चाहिए। तो डॉक्सिंग वर्ड है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है डॉक्सिंग वर्ड किससे संबंधित है, तो साइबर क्राइम से संबंधित है, जिसमें डेटा चोरी कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है भारतीय फार्माकोपिया के बारे में। न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट है नहीं, एक दवाई है उनके खिलाफ इन्होंने चेतावनी जारी करी है, तो इसके बारे में हमने देखना। भारतीय फार्माकोपिया के बारे में देखेंगे। फार्माकोपिया के बारे में बात करें तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और ये एक स्वायत्त संस्था है, यानी कि ऑटोनोमस बॉडी है। तो 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। पहले भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, स्वायत्त संस्था है, काम क्या करता है, दवाइयों को नियमित करने का काम करता है। जो दवाई होती है सही से काम कर रही है नहीं कर रही, उसको नियमित करने का काम करता है। अब ये अलग अलग प्रकार से रिपोर्ट जारी करता है, जैसे कि ये मनुष्य और जानवरों के लिए एक रिपोर्ट जारी करता है, मतलब मनुष्य जानवर जो दवाई है वो किस प्रकार से काम कर रही है उस पर भी करता है। और नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया उसका भी प्रमोशन करता है, जो कि जेनेरिक दवाइयों के बारे में उपयोग को बढ़ावा देने की बात करता है। तो ये हो गया भारतीय फार्माकोपिया के बारे में। नेक्स्ट है पेस के बारे में। पेस क्या है, प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाइमेट, ओशियन इकोसिस्टम, प्लेस उपग्रह सैटेलाइट के बारे में। तो सबसे पहले ये सैटेलाइट किसका है, ये सैटेलाइट नासा का है। पहला पॉइंट पता होना चाहिए, पेस सैटेलाइट किसका, नासा के बारे में। ठीक है, क्या कहाँ काम करता है, ये सन की एक कक्षा होती है, सन के अलग अलग ऑर्बिट होते हैं, सूर्य के अलग अलग ऑर्बिट होते हैं, यानी कक्षा होती, उसमें स्थापित है। कौन सी कक्षा में स्थापित है, ये सूर्य की तुल्यकालिक कक्षा, यानी कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, वहां पर स्थापित है। सिंक्रोनस ऑर्बिट कहाँ होता है, ये सन, ये इसके पोल है, ये होता है सिंक्रोनस ऑर्बिट, यानी कि सूर्य का जो पोलर है वहां का ये चक्कर लगाता है। ठीक है, पहला ये नासा का है, सन के सिंक्रोनस ऑर्बिट में है स्थापित है। सिंक्रोनस ऑर्बिट कौन सा होता है, ये सन ने उसका जो पोलर ऑर्बिट होता है उसको सिंक्रोनस ऑर्बिट कहा जाता है, तो वहां के चक्कर लगाता है। क्या क्या सेंसर लगे हुए, सेंसर यहाँ पे OCI है, ARP2 है, ये सेंसर के नाम इतने याद रखने की आवश्यकता नहीं, आपको पता होना चाहिए। पेस किसका सैटेलाइट है, पहले तो नासा का सैटेलाइट है। दूसरा कहाँ पर स्थापित है, ये सन के सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। ठीक है, काम क्या करेगा, वायुमंडल और जो महासागर होते हैं, ओशियन होते हैं, उनके बीच में कार्बन डाइऑक्साइड का जो संचलन होता है वो किस प्रकार से होता है, और जो ये फाइटोप्लैंक्टन वगैरह है उनकी वृद्धि कैसे होती है, और सन के बारे में कुछ डिटेल देने का काम करेगा। तो पेस नासा का उपग्रह है, बस इतना पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट जो हमारा है रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है, ये रेटेप के बारे में। रेटेप क्या है, नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्रवाई के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन के बारे में। ये किससे संबंधित है, ये भारत और US के बीच में। सबसे पहले यहाँ पर भारत में इसकी मीटिंग हुई थी, इसलिए न्यूज़ में न्यूज़ हम नहीं देखेंगे। रेटेप के बारे में बात करें, स्थापना 2023 में हुई थी, भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में हुई थी। भारत और अमेरिका के बीच में 2021 में एक घोषणा हुई थी, किसकी घोषणा हुई थी, स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप स्केप की घोषणा हुई थी। इसके तहत ही ये रेटेप की घोषणा की गई है। तो रेटेप याद रखना भारत और अमेरिका के बीच में है, किससे संबंधित काम करता है, नवीनीकरण ऊर्जा से संबंधित काम करता है। स्थापना 2023 में हुई, किसके तहत हुई, स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के बारे में हुई। ये स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप क्या है, इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। ये क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच में साइन हुआ था। तो ये रेटेप और स्क्लेप के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है काली खांसी यानी वुपिंग कफ के बारे में। ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये काली खांसी है ना, सबसे पहले ये श्वसन क्रिया से होती है, मतलब जो श्वसन का संक्रमण होता है, सांस लेते वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ इसका जो भी बीमारी होती है इसका नाम है, जो वायरस होता है इसका नाम है ब्राटलेलो प्यूटेसस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से जन्म बीमारी है और ये इसका नाम है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। ब्राटेलो प्यूटेरस बैक्टीरिया है, इसके कारण ये फैलती है। ये जो बैक्टीरिया है ना, ये आपकी सीलिया होती है ना, जो छोटे बाल होते हैं नाक के आसपास, वहाँ जाके जमा हो जाती है और उसके कारण ये फैलती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये ओनली ह्यूमन में होता है, ये ओनली मानवों में होता है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। जानवरों में नहीं है, यानी जेनेटिक जो होता है ना कि इंसान और ह्यूमन दोनों में होता है, वो नहीं है, ये ओनली मानवों में होता है। कैसे फैलता है, श्वसन से फैलता है, वायु से फैलता है, यानी कि ये संक्रमण बीमारी एक इंसान को दूसरे इंसान के टच में आने से फैल सकता है। लक्षण क्या है, नाक बहना, बुखार आना और भी सारे, और मतलब थोड़ा बहुत सिर दर्द वगैरह होना, ये सारे हो सकते हैं। भारत में जो इंद्रधनुष मिशन है उसके तहत इसका टीकाकरण शामिल है। तो इंद्रधनुष में कौन कौन सी बीमारियां शामिल है उसकी लिस्ट बनाओ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंद्रधनुष में कौन कौन सी बीमारियां शामिल है। फिर है सूडान में संघर्ष चल रहा है, तो सूडान की आपको मैप पता होना चाहिए।
और अफ्रीका के कौन कौन से देश है, जैसे लीबिया, वहाँ पर भी दिक्कतें चल रही है, इथियोपिया में भी चल रही है, सोमालिया में भी चल रही है और कांगो में भी चल रही है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर माली की लोकेशन है प्लेस न्यूज़ में, ये माली है, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका का देश है। और इसकी मेंबर कंट्री मतलब इसकी बाउंड्री किस किस से लगती है, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा अल्जीरिया, इससे बाउंड्री लगती है। फिर यहाँ पे आ जाएगा बुर्किना फासो, इससे बाउंड्री लगती है। फिर ऊपर नाइजर आ जाएगा, इससे बाउंड्री लगती है। फिर कोटेवरीडी और गिनी, इनसे बाउंड्री लगती है। ये एक मतलब ऊपर ऊपर रह गया ना पार्ट, ये सहारा डेजर्ट है। और नीचे रह गया, नीचे है एवरग्रीन फॉरेस्ट है और इनके बीच में है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये है ना साहेल रीजन का पार्ट है। साहेल के कौन कौन से देश पार्ट है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये साहेल रीजन कौन सा है, ऊपर रह गया मरुस्थल रह गया और नीचे रह गया वो जो आर्द्र रीजन है, मतलब हाँ नीचे फॉरेस्टिक रीजन रह गया। इन दोनों का पार्ट है साहेल रीजन। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर नाइजर और सेनेगल रिवर है और ये हेम्बरो रोडो है, वो यहाँ के हाईएस्ट पीक है। तो थोड़ा बहुत आपको नाइजीरिया के बारे में, इसकी कैपिटल के बोस्मो के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जयंती सेलिब्रेट की गई थी। तो इनकी बहुत बहुत नमन हो इनको, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट शख्स है भारत के लिए, ठीक है, संविधान निर्माता भी इनको कहा जाता है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से संबंधित, काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने है ना ये जो क्लाइमेट चेंज का जो राइट है ना, इसको फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसके तहत बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये है ना ये डायरेक्टली फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है। हमारा अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार, इसके लिए स्वस्थ स्वास्थ्य का अधिकार भी है। और आर्टिकल 14 है वो इक्वलिटी के बारे में बात करता है। तो अगर है ना ये इस प्रकार से क्लाइमेट चेंज होता रहेगा ना तो आप स्वस्थ जीवन नहीं जी पाओगे और इसका असर गरीबों पे ज़्यादा होगा। तो इक्वलिटी कहाँ है और स्वस्थ जीवन कहाँ है, इसके लिए है ना इन दोनों को फंडामेंटल राइट, जब तक आपका स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं है तब आप तक आपका जो जीवन जीने का अधिकार है वो प्रोटेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकना चाहिए और इसके लिए इसे फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है। तो जो राइट है ना क्लाइमेट चेंज का उसको फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 इससे किस प्रकार से प्रभावित होगा, अगर है ना क्लाइमेट चेंज होगा तो आपके हेल्थ पर असर पड़ेगा, हेल्थ पे असर पड़ेगा, टेम्परेचर राइज होगा, ड्रॉट आएंगे, सारे हैं, तो आपके जीवन भी प्रभावित होगा। तो इससे आर्टिकल 21 प्रभावित होता है। आर्टिकल 14 इससे है ना गरीबों पर ज़्यादा असर होता है, तो इक्वलिटी वाला राइट प्रोटेक्ट प्रभावित होता है, तो आर्टिकल 14 भी प्रभावित होता है। इसलिए ये दोनों फंडामेंटल राइट है, इन दोनों को बचाना गवर्नमेंट की गारंटी और आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो इसे फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया। काफ़ी अच्छा पॉइंट है, कहीं भी यूज हो सकता है। ये है ना हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गरीब हो तो भी आप गरीब हो इसका मतलब भूखमरी है, भूखमरी है तो हेल्थ नहीं है, हेल्थ नहीं है तो एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है तो इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है क्लीन वाटर नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आप कैसे बात करोगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, इकोनॉमिक ग्रोथ की कैसे बात करोगे। तो ये 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, याद होने चाहिए, मेंस में यूज़ कर सकते हो इसका बार बार। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से संबंधित है। ये जो होते हैं ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये क्या इलेक्ट्रिक लाइनें होती हैं, इनके कारण इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो अभी एक वाइल्ड लेक सेंचुरी है, मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करती है, इन्होंने कहा है कि हमें ना ये जो फेंसिंग है ना, कुछ फेंसिंग तो अंडरग्राउंड कर देते हैं और कुछ फेंसिंग अभी बाहर रहेगी। बट इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इन सारी फेंसिंग जहाँ पर ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उसको सारी फेंसिंग को आप है ना अंडरग्राउंड ही कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा है। ये जजमेंट था रंजीत सिंह वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जितनी भी जो बिजली की लाइन है उनको अंडरग्राउंड कर दो, जल्द से जल्द अंडरग्राउंड कर दो। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप है, वहाँ पर जो उड़ने वाले पक्षी है उनमें सबसे भारी पक्षी ये है। ये कहाँ पर रहता है, ये घास का मैदान है, जो राजस्थान का घास का मैदान है, मतलब जैसलमेर बाड़मेर वहाँ पर ये पाया जाता है। आवास की बात करते हैं तो ये कहाँ का देखा जाता है, ये जैसलमेर बाड़मेर गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश में देखा जाता है। शुष्क घास के मैदान होते हैं, ड्राई घास के मैदान, ठीक है, ग्रासलैंड, वहाँ पर ये देखा जाता है। IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइट अपेंडिक्स 1 CMS अपेंडिक्स 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में आता है। तो ये थोड़ा बहुत ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पता होना चाहिए। इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट कुछ पहले भी कर रही है, जैसे स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम है, नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग फैसिलिटी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोग्राम चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट चला रहा है, इकोसिस्टम मेजर्स अपनाए जा रहे हैं। तो ये सारे प्रोग्राम इसके लिए चलाए जा रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है 17 इंडियन को ईरान के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। ये जो एक इजराइल से वेसल आ रहा था, जब इसको आया ना ईरान के पास में, तो ईरान के द्वारा इनको कब्जे में ले लिया गया, उठा लिया गया। तो इसमें 17 इंडियन भी थे। तो इससे संबंधित है, अब इंडिया है उससे बातचीत कर रहा है,
इसके बाद में ईरान ने इजराइल पे अटैक भी किया था, तो काफ़ी लंबा मुद्दा हो गया, इसके बारे में अलग से डिस्कस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये है ना इजराइल की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनके बारे में, तो ये ईरान की आर्मी, इनको रेवोल्यूशनरी गार्ड कहा जाता है, इनके बारे में मेंस का टॉपिक है, तो आप मेंस में देख सकते हो, जो एडिटोरियल है उसमें देख सकते हो। फिर बायलैटरल टाइज के बारे में, ये भी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर वेस्ट मैनेजमेंट से चैलेंज में संबंधित है, ये भी मेंस का एडिटोरियल है, इसको वहाँ पे देख सकते हो कि भारत में जो वेस्ट का मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से होता है और नहीं होता है, इन सब के बारे में। फिर डाउन टू अर्थ का एक आर्टिकल है, 7 लाख नए जो जॉब मिले किस सेक्टर से मिले, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर से मिले, तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, ये ILO ने कहा अपनी रिपोर्ट में, तो ये भी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कस।